तो दोस्तों, आपको एग्रीकल्चर यूपी टीजीटी के बारे में 2022 की नोटिफिकेशन आ गई है। ज़्यादातर हमारे दोस्तों ने फॉर्म भी भर दिया होगा, लेकिन 2000 या 2000 के पहले के क्वेश्चन पेपर्स मिलना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन हम आपके लिए लेके आए हैं 2002 एग्रीकल्चर टीजीटी का क्वेश्चन पेपर, और हम साथ में हल भी करते हुए चलेंगे। हम आपको एक चीज़ और बताते चलें कि पहले निर्धारित समय 2 घंटे और 4 से 25 क्वेश्चन का हुआ करता था। दोस्तों, टाइम बहुत कम है, हमें 50 क्वेश्चन हल करने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है 2002 के क्वेश्चन पेपर का, मिश्रित खेती का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, मिश्रित खेती का अर्थ आपको हम बता दें, बहुत ही जल्दी बताएंगे, ज़रूरी नहीं है हम चारों क्वेश्चन आपको क्लियर करें। मिश्रित खेती का हल जो होता है, मिश्रित कृषि यानी मिक्सड क्रॉपिंग, जब किसी खेत में 2 या 2 से अधिक फसलें बिना किसी पंक्ति या विन्यास या अनुपात के साथ उगाई जाती हैं, तब उसे हम मिश्रित खेती कहते हैं। यानी कि फसलों उत्पादन के साथ साथ पशुपालन का उत्पादन करना, उसे हम कहते हैं मिश्रित खेती। यानी कि इसमें हमारा पहला क्वेश्चन सही है। तो दोस्तों, अब हम आपको लेके चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। सूर्य के प्रकाश की गुणवत्ता, तीव्रता एवं अवधि प्रभावित करती है, जो कि प्रभावित करती है क्वेश्चन आया है हमारे पास में। तो इसके लिए पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है वाष्पोत्सर्जन, तीसरा है फसल उत्पादन, चौथा है उपयुक्त में से सभी। तो ये हमारा दूसरे का आंसर है। इसमें आप लोगों के हिसाब से क्या होगा, आप लोग भी बताएं कमेंट बॉक्स में हमारे। और हमारे अकॉर्डिंग अगर हम इसे देखते हैं तो प्रकाश की गुणवत्ता, तीव्रता और अवधि की लगभग सभी शारीरिक जैविक गुणों को प्रभावित करती है, जिससे फसल उत्पादन भी प्रभावित होता है। प्रकाश की गुणवत्ता भी के अंतर्गत नीले एवं हरे रंग के वो होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है, यानी कि दूसरा हमारा सही है। इसके आगे हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, निम्न में से कौन सा अल्प प्रकाशपेक्षी पौधा है। निम्न में से कौन सा अल्प प्रकाशक्षेपी पौधा है। तो उसका आंसर अगर हम आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आपको दिखा रहे हैं, गेहूं की एक दीर्घ प्रभावशाली पौधा है, लॉन्ग डे प्लांट, जो कि सोयाबीन, सूरजमुखी, अनिश्चित प्रदीपी वाले पौधे हैं, अल्प प्रकाशक्षेपी पौधे हैं। वे खरीफ ऋतु के पौधे जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, लोबिया आदि शामिल हैं। तो इसमें हमारा चौथा सही होगा। चौथा अगर हम बात करें तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसे सोयाबीन, गेहूं, सूरजमुखी ऐसे पौधे नहीं हैं। तो हम चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। घाघ के अनुसार अम्बाझार चले पुलवाई कैसे मौसम का पूर्वानुमान है। तो दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन, घाघ के अनुसार अम्बाझार चले पुलवाई कैसे मौसम का पूर्वानुमान है। तो इस क्वेश्चन का आंसर पहला है, शुष्क मौसम का अनुमान है, जैसे कि जिंक की कमी से धान की फसल में खैरा रोग होता है। तो इससे आप समझ रहे होंगे। अब हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, धान की फसल में जिंक की कमी से होने पर कौन सा रोग हो जाता है। तो इसमें खैरा रोग है, जो कि जिंक की कमी से होता है। तो ये चौथा नंबर सही है। छठा क्वेश्चन हमारा है,
छठा क्वेश्चन हमारा कह रहा है जब केवल 3 सिंचाई उपलब्ध हो, गेहूं की फसल में निम्न 3 अवस्थाओं में सिंचाई करनी चाहिए। तो आप लोगों का इसमें पहला क्वेश्चन सही है। पहला क्वेश्चन आंसर हमारा कहता है क्राउन जड़ें निकालने, गांठ बनने एवं दूध बनने पर की जाती है। हवाएं बहुत तेज चल रही हैं दोस्तों। सातवां क्वेश्चन हम आपको सातवें क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहे हैं। सातवां क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है गेहूं की फसल में मसूड़ी यानी गेहूंसा खरपतवार के नियंत्रण के लिए प्रयोग किए जाने वाला खरपतवारनाशी कौन सा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो भी एग्रीकल्चर से इंटर या बीएससी करके बैठे हुए हैं या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बहुत ही आसानी होगी इस क्वेश्चन को समझने के लिए, क्योंकि पहला आंसर सही है इसका, सॉरी पहला नहीं, दूसरा आंसर सही है इसका। आइसोप्रोटोरॉन है जो कि गेहूं का मुख्य खरपतवार गेहूं के पौधे से मिलता जुलता है, जिसे हम गेहूं का मामा या गेहूंसा या पेरेलिस गाइनर कहते हैं। इसको नियंत्रण के लिए आइसोप्रोप्यूरान रसायन की 0.75 किलोग्राम की मात्रा 1000 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर उपयोग की जाती है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था लेकिन बहुत ही कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन। हम 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत अधिक पोषक क्षमता वाली दलहनी फसल 40% प्रोटीन एवं 20% तेल है, वह कौन सी फसल है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत ही इजी पॉइंट में है और सभी लोग जानते हैं, जो एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो, जो नहीं कर रहे हैं वो। ये आईसीआर में भी कई बार पूछा गया है और कैटेट में भी पूछा गया है, खासकर टीजीटी 2002 की परीक्षा में पूछा गया है। सोयाबीन एक दलहनी या कुल का पौधा है, दलहनी कुल का पौधा है जिसमें लगभग 40% प्रोटीन और 20% ऑयल पाया जाता है। तो इसमें हमारा अगर हम बात करते हैं तो हमारा इसमें चौथा सही है। चौथे के बाद में अब हम आपको लेके चलते हैं इसी में 9वां क्वेश्चन। प्रगति निम्न में से कौन सी फसल की उन्नतशील किस्म है। प्रगति जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये किस्म, और ये किस्म जो है वो चने की प्रजाति है। प्रगति काबुली चना, जिसे हम इंग्लिश में या साइंस में बोलते हैं ग्राम की एक प्रजाति है। और ये प्रतियोगिता दर्पण में आई है, कृषि विज्ञान 2014 में आई है, 2014 की बुक में भी है, और ये 2002 टीजीटी में भी पूछा गया है। दोस्तों हम 10वें नंबर पर चलते हैं। 10वां नंबर हमारा क्या कहता है, तिलहनी फसलों में कौन सी एकमात्र ऐसी फसल है जो ऋतु एवं दीप्ति काल से प्रभावित नहीं है और वर्ष के किसी भी माह में बोई जा सकती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन किसी भी माह में, वर्ष के किसी भी माह में बोई जाने वाली कौन सी फसल हो सकती है, और तिलहनी फसलों में से एकमात्र फसल है। तो दोस्तों ये सनफ्लावर है। पहला क्वेश्चन सही है। सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी क्रॉप है जो कि साल के किसी भी महीने में बोई जा सकती है और उसका ऑयल काफ़ी महंगा बिकता है। ये आईसीआर हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर से उठाया गया है क्वेश्चन और 2002 टीजीटी में पूछा गया है। दोस्तों 11वें नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है 11वें नंबर, बरसीन है एक। बरसीन एक क्या है, चारे वाली फसल है, शिकारी फसल है, दलहनी फसल है, ये उपरोक्त में से सभी है। तो इसमें हमारा चौथा सही है, ये उपरोक्त में से सभी है, क्योंकि बरसीन को हरे चारे की एक आदर्श फसल है या दलहनी कुल की लेग्यूमिनेसी फैमिली की फसल होने के कारण वायुमंडल की नाइट्रोजन भूमि में संचित करते हैं। तो 12वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों, तंबाकू की खेती में निम्न में से कौन सी फसल कटाई की विधि अपनाई जाती है।
तंबाकू की खेती में दोस्तों बहुत ही कम तंबाकू की खेती कोई पढ़ता है, और ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है। 2002 टीजीटी में पूछा गया है। तंबाकू की खेती में से निम्न में से कौन सी ऐसी फसल है, कौन सी ऐसी कटाई की विधि अपनाई जाती है? तो दोस्तों ये पहला ऑप्शन है कटिंग, रीपिंग, प्राइमिंग और पिकिंग। तो दोस्तों तंबाकू की जो तीसरा ऑप्शन है प्राइमिंग विधि की निचली पत्तियां सबसे पहले पककर तैयार हो जाती हैं, उसके पश्चात ऊपर क्रमशः पत्तियों को अंत में सबसे ऊपर की पत्तियां पकती हैं। इस प्रकार क्रमशः इसकी हम कटाई करते हैं। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, प्राइमिंग। टीजर साँड़ को रखते हैं पशु समूह में चलायमान रखने हेतु। दूसरा ऑप्शन है कमजोर पशुओं की रक्षा हेतु, गाय को गर्भित करने हेतु, गाय में मध्य काल का पता लगाना है। तो दोस्तों इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही है, क्योंकि कुछ गाय होती हैं जो साइलेंट हीट पे होती हैं और वो पता नहीं चल पाता है कि ये हीट पर हैं। तो जो टीजर बुल साँड़ हैं उनको हम इसीलिए रखते हैं कि जिससे पता चल सके कि साइलेंट हीट वाली गाय कब हीट पर आती है। सो इसका हमारा चौथा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2002 टीजीटी 2013 टीजीटी में पूछे गए हैं। तो दोस्तों हम आते हैं गाय की दुकाजी नस्ल। चौथे क्वेश्चन पर आ रहे हैं, गाय की दुकाजी नस्ल है साहिवाल, देवनी, सिंधी, हरियाणा। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही है, हरियाणा है। हरियाणा गाय की दुकाजी नस्ल है, दुकाजी, जबकि साहिवाल, सिंधी और देवनी दुधारू नस्ल है। इसमें दो हमारे क्वेश्चन सही हो गए। और हिंदुस्तान में पाई जाने वाली नस्ल जो सबसे ज़्यादा दूध देती है वो है साहिवाल। देवनी हमारी दुधारू है, सिंधी हमारी दुधारू है और हरियाणवी हमारी दुकाजी नस्ल है। सो इसमें 3-4 क्वेश्चन आंसर हमारे मिल गए और क्वेश्चन मिल गए जो कि पूछे जाते हैं। 5वें क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से कौन सी गाय को संकर नस्ल कहते हैं? जर्सी, करन स्वीज, ब्राउन स्वीज, होल्स्टीन। तो इसमें हमारा तीसरा सही है, संकर। ये करन स्वीज है जो कि एक भारतीय साहिवाल है, दूसरा अमेरिका से मंगाए गए ब्राउन स्वीज नस्ल के सांडों से हिमकृत वीर्य से राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल पर विकसित की गई। यह नस्ल अब हरियाणा में कई स्थानों पर पाई जाती है। तो दोस्तों इसके बाद में हम आते हैं 15 के बाद में 15 क्वेश्चन के बाद में 16वें क्वेश्चन पर, भैंस की वह कौन सी नस्ल है जो अधिकतम वसा वाला दूध देती है? तो इसमें हम 2 क्वेश्चन बनाते हैं। पहला तो इसका सही आंसर है भदावरी। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि भदावरी नस्ल किस जगह से, इसका जन्म स्थान कहाँ का है, ये कहाँ पाई जाती है? तो ये दोस्तों आगरा के भदावरी तहसील में पाई जाती है और सबसे ज़्यादा अधिकतम वसा वाली भैंस है। तीसरा इसकी पहचान जो होती है, इसकी पहचान होती है भूरे रंग के बाल होते हैं इसके, दूध कम वसा ज़्यादा देती है। तो दोस्तों इसमें दूसरा सही है। और इसमें एक चीज़ और है, मुर्रा नस्ल जो है वो 6.90 फैट देती है और जो भदावरी है वो 13% देती है, जाफराबादी 9 से 10 देती है। तो ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी था। अब हम आते हैं आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नीचे आ गए थे, सॉरी। हाँ, परीक्षित युवा सांड छांटने का एकमात्र सर्वोत्तम आधार क्या है? वंशावली, बनावट, आकार, नस्ल। तो इसमें हमारा चौथा सही होगा। हम नस्ल के आधार पर युवा सांड को छांटते हैं और उसको हम सर्वोत्तम बनाते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अभी खरीदी गई गाय अच्छी दुग्ध उत्पादन सिद्ध होगी यदि उसकी पतली त्वचा, कोणाकृत बनावट हो और सुविकसित मुलायम अधिक क्षमता वाला आयन हो, अधिक टेढ़ी मेढ़ी उभरी हुई दुग्ध सिराएं हो। तो इसमें ये तीनों सही हैं, तीनों को देखा जाता है, तीनों को बहुत ही अच्छे इसके लक्षण हैं। उपरोक्त में से
सभी सही हैं, तो इसका हम चौथा सही करते हैं। 400 किलोग्राम, ये 19वां क्वेश्चन है। 400 किलोग्राम भार वाली गाय के लिए प्रतिदिन शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो 400 किलोग्राम वाले को हम कम से कम प्रतिदिन 100 किलोग्राम शरीर भार पर शुष्क पदार्थ की मात्रा 2.5 किलोग्राम देते हैं। 100 kg भारवाही पर हम 2.5 kg देते हैं शुष्क पदार्थ। गाय के निर्वाह के लिए प्रतिदिन 1000 kg शारीरिक भार पर पाचनशील क्रूड प्रोटीन की आवश्यकता होती है। पहला उत्तर है 0.70 किलोग्राम। तो अब हम आते हैं, दुग्ध ज्वर में गाय का तापक्रम होता है। दुग्ध ज्वर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मिल्क फीवर। मिल्क फीवर क्या होता है दोस्तों? ये हाइपोकैल्सीमिया की कमी से होता है, जो कि अगर हम बताते हैं तो साधारण दुग्ध ज्वर यानी मिल्क फीवर रोग में बुखार नहीं होता है। पहली बात ये, वरन शारीरिक तापक्रम कभी कभी नॉर्मल से भी कुछ कम हो जाता है। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होता है और दूध खत्म हो जाता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो इसका दूसरा सही है कि सामान्य से भी कम हो जाता है। अफारा रोग संबंधित क्या है? अफारा रोग, जैसे कि अगर हम आपको बता दें, जानवरों में क्या होता है कि जुगाली करने वाले पशु में अधिक गीला हरा चारा खा लेते हैं या अपापचय हो जाता है, गैस बन जाती है। तो इसके लिए उसमें दिक्कत कहाँ से आती है कि पहला क्वेश्चन जो है कि इसको हम कुछ अलग से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो है खासकर अफारा जो होता है, इसमें हमारा टाइपिंग गलत हो गई है। सरयूमन में र्यूमेन बोलते हैं, सरयूमन नहीं, र्यूमेन में गैस इकट्ठी हो जाती है, जिससे कि अफारा हो जाता है। गैस इकट्ठी ना हो पाए, अपापचय, जो कि मैंने बताया, अपापचय हो जाता है। हम आते हैं 23वें क्वेश्चन पर। 23वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कृमिनाशक पदार्थ है? कृमिनाशक पदार्थ है निम्न में से कौन सा? तो कॉपर सल्फेट है, जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि कृमिनाशक पदार्थ है। यानी कि 23वें का दूसरा नंबर, गाय के शुद्ध दूध का आपेक्षिक घनत्व होता है। गाय के आपेक्षिक दूध का आपेक्षिक घनत्व जो होता है वो हमारा चौथा नंबर सही है, 1.030। ये हमारा सही है, चौथा नंबर। और अगर हम आगे चलते हैं अपने 25वें नंबर पे चलते हैं, गाय के दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो गाय के दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि होती है दूध के झाग से भीगे हाथ द्वारा। दूध का जो झाग होता है उसी से भिगो करके थन को हम धोते हैं, जो कि एक सर्वोत्तम विधि है। और अब हम आगे चलते हैं, 1 हेक्टेयर खांच स्तर खंड मृदा का औसतन भार क्या होता है? अब आपको हम बताते चलते हैं कि अब हम आ गए हैं सॉइल साइंस। सॉइल साइंस के क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 1 हेक्टेयर खांच स्तर खंड मृदा का औसतन भार होता है तो 2.24 मिलियन किलोग्राम होता है, यानी कि हमारा इसमें तीसरा क्वेश्चन सही है। अब हम आगे आपको बताते चल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे जो है मृदा से संबंधित है, मैं उन्हीं को बताते चल रहा हूँ। 34 नंबर देखिएगा, मृदाओं का अभय प्रतिरोधन निम्न में से परिपक्व एवं अवरोध पैदा करता है। तो इसमें हमारा तीसरा क्वेश्चन सही होगा। पीएच मान को देखते हुए सारी चीज़ें तय करती हैं। मृदा में नाइट्रेट नाइट्रोजन को नाइट्रेट नाइट्रोजन में परिवर्तन करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो नाइट्रोबैक्टर है, नाइट्रोबैक्टर की वजह से नाइट्रेट नाइट्रोजन को नाइट्रेट नाइट्रोजन में परिवर्तन करने वाला जीवाणु है नाइट्रोबैक्टर। 36वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 36वां क्वेश्चन हमारा कहता है नाइट्रोजन का कार्बनिक अवस्था में परिवर्तन करना। ये हमारा इम्बोबिलाइजेशन है। इम्बोबिलाइजेशन वह प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन कार्बनिक रूप में परिवर्तित होती है तथा स्थितीकरण अर्थात इम्बोलाइजेशन कहलाती है। 37वें नंबर पर चलते हैं। 37वां नंबर हमारा कह रहा है निम्न में से कौन सी फसल हरी खाद के रूप में 120 से 130 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर भूमि प्रदान कर सकती है?
सनई, लोबिया, ढैंचा, सेंजी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और इसको हर व्यक्ति जानता है, समझता है और आप लोग भी बहुत ही ईजिली इसको बता सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो हरी खाद द्वारा नाइट्रोजन की प्राप्ति प्रति हेक्टेयर निम्न में से। सनई 84.1 kg पर हेक्टेयर, ढैंचा 77, लोबिया 56 और सेंजी जो है वो 134। यानी कि हम बात करें तो इसमें जो है सैजी जो है, सैजी हमारा क्वेश्चन सही होगा। अब आगे चलते हैं। हरी खाद द्वारा नाइट्रोजन की प्राप्ति प्रति हेक्टेयर निम्न में से होती है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया क्लियर। यूरिया उर्वरक में अधिकतम बायूरेट स्तर की मात्रा है। यहाँ पर आज्ञा कर दिया गया है, आज्ञा नहीं वो मात्रा होगा, स्तर की मात्रा है। तो इसमें चौथा सही हमारा 2% है। सुपर फास्फेट में फास्फोरस के अतिरिक्त कौन 2 तत्व पाए जाते हैं? तो इसमें हमारा तीसरा है, कैल्शियम है और सल्फर है। कैल्शियम और सल्फर पाया जाता है। डाई अमोनियम फास्फेट उर्वरक का ग्रेड है, ये पहला सही है हमारा, 18 से 46 और 0 है, ये ग्रेड है हमारा, यानी कि 0 है हमारा। जिप्सम में पोषक तत्व होते हैं। जिप्सम में पोषक तत्व 22%, कैल्शियम हमारा 18.76% होता है।